नमस्कार। आज हम भारत के संविधान निर्माण की जो कहानी है उसमें थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी प्रक्रिया पर काफी रोशनी डालते हैं। मतलब संविधान सभा की पहली मांग से लेकर उसमें हुई बहसें, निर्णय और फिर आखिरकार संविधान लागू होने तक। हाँ, हमारा लक्ष्य ये है कि इस काफी जटिल सफर को आसान शब्दों में समझे और जाने कि हमारे लोकतंत्र की ये जो बुनियाद है वो आखिर रखी कैसे गई। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिस पर आज हमारा पूरा देश, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। सही बात है। इस सफ़र में कई दिलचस्प मोड़ आए, बहुत बहसें हुईं और वो फैसले लिए गए जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो सबसे पहले ये ख्याल कहाँ से आया कि भारत का अपना संविधान हो और उसके लिए एक अलग सभा, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए? सुनने में आता है कि ये विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। हाँ, एम.एन. रॉय जो समय वामपंथी आंदोलन के एक जाने माने नेता थे, उन्होंने ये विचार पेश किया। ये पहली बार था। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था यार। हाँ, मतलब ये एक बौद्धिक स्तर पर था पहले। हम्म। इसे राजनीतिक मंच पर लाने का काम असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। जब 1935 में उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मांग रखी कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, 1935 में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक बना दिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, 1938 में नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा और इसे ऐसी संविधान सभा बनाएगी जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार, मतलब सभी वयस्कों के वोट से चुने जाएंगे। ये तो बहुत मजबूत मांग थी उस समय के हिसाब से, बिना बाहरी दखल और वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, ये सीधे सीधे स्वराज की मांग को और पुख्ता करता था कि हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार कहाँ मानने वाली थी इतनी आसानी से? हाँ, उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा शायद। क्या उन्होंने नजरअंदाज किया? उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाए। लेकिन फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध के हालात, हाँ, उसने सब बदल दिया। हाँ, उन परिस्थितियों ने उन्हें थोड़ा मजबूर किया। वो 1940 का अगस्त प्रस्ताव शायद इसी से जुड़ा है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बिल्कुल, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सिद्धांत के तौर पर ही सही इस मांग को मान लिया। चलो ठीक है, आप बना लेना। सिद्धांत के तौर पर? मतलब पूरी तरह नहीं। हाँ, मतलब अभी ठोस कुछ नहीं था। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए। उसमें विश्व युद्ध के बाद भारत को अपना संविधान बनाने की इजाजत देने की बात थी, पर वो प्रस्ताव भी कामयाब नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? उसमें क्या दिक्कत थे? देखिए, उसकी मुख्य वजह थी मुस्लिम लीग की आपत्ति। लीग उस समय तक काफी मजबूती से ये मांग करने लगी थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए। अच्छा। और दोनों के लिए अलग-अलग संविधान सभाएं बने। क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा कोई बंटवारे का प्रावधान नहीं था, इसलिए लीग ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर सभा बनी कैसे आखिरकार? इतने सारे पेंच थे। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, एक और ब्रिटिश मिशन। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना पेश की जिससे कम से कम एक संविधान सभा का गठन हो सका। अच्छा। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में जाकर संविधान सभा बन पाई। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या 389 तय हुई थी। हाँ, 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, मतलब वो इलाके जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं। ये 296 और 93 का बंटवारा कैसे हुआ? मतलब किस आधार पर? ये बंटवारा काफी सोच समझ कर किया गया था। जो 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत की, उनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश गवर्नरों वाले 11 प्रांतों से आने थे। हाँ। और बाकी 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, वहां से आने थे। और सीटों का आधार मोटे तौर पर जनसंख्या थी, मतलब हर 10 लाख लोगों पर करीब करीब एक सीट। अच्छा, 10 लाख पर एक सीट। और ये भी सुनने में आया है कि इन सीटों को समुदायों के बीच भी बांटा गया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटिश भारत की जो सीटें थीं, उन्हें 3 मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी आबादी के अनुपात में बांटा गया। सामान्य में मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब आ गए। ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए ताकि जो मुख्य अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्हें भी ये लगे कि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। सिख सिर्फ पंजाब में थे,
तो वहां उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व मिला, बाकी जगह मुस्लिम और सामान्य। लेकिन इन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? क्या आम जनता ने वोट डाला था जैसे नेहरू जी ने कहा था? नहीं, यही एक क्या कहते हैं पेंच है। नेहरू जी की वयस्क मताधिकार वाली बात नहीं मानी गई। ये चुनाव सीधे आम जनता द्वारा नहीं हुए थे। प्रांतीय असेंबलियां थीं, उनके सदस्यों ने इन प्रतिनिधियों को चुना, और वो प्रांतीय असेंबली के सदस्य भी खुद सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। मतलब उस समय सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन के आधार पर ही वोटिंग राइट्स थे। अच्छा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ एक तरह से। हाँ, और चुनाव का तरीका भी खास था। एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे छोटे समूहों को भी उनकी संख्या के अनुपात में सीटें मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये आज भी हमारे यहाँ राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होता है। और देसी रियासतों के जो 93 प्रतिनिधि थे, उनका क्या हुआ? उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ये तरीका रियासतों के प्रमुखों पर छोड़ दिया गया था। मतलब वो मनोनीत कर सकते थे। तो सभा कुछ हद तक चुनी हुई थी और कुछ हद तक मनोनीत। समझ गई। तो जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए। नतीजे क्या रहे? नतीजे काफी स्पष्ट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी सफलता मिली, उन्हें 208 सीटें मिली। अच्छा। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो बाकी 15 सीटें थीं वो छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को गईं। और देसी रियासतों ने क्या किया? अपनी 93 सीटें भरी। नहीं, यहीं एक और बात हुई। देसी रियासतों ने जो 93 सीटें उन्हें आवंटित थीं, उन्हें भरा ही नहीं। उन्होंने शुरुआत में फैसला किया कि वह संविधान सभा से अलग रहेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि सभा एक तो सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, और ऊपर से देसी रियासतें भी शुरू में शामिल नहीं हुई। तो क्या ये सभा फिर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? इस पे सवाल उठे होंगे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस आधार पर सभा की आलोचना भी हुई, जिसकी बात हम शायद बाद में करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि जो सदस्य चुने गए थे, उनमें भारत के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थीं। अच्छा। उस समय की जानी मानी महिलाएं भी सदस्य थीं। अच्छा। तो कह सकते हैं कि भले ही चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष था, पर विविधता काफी थी। और महात्मा गांधी को छोड़ दें तो उस समय के लगभग सभी बड़े नेता इस सभा में शामिल थे। चलिए, अब सभा बन गई, चुनाव हो गए, अब इसकी कार्यवाही पर आते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। हाँ, दिल्ली में। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों? वो तो चुनाव जीत कर आए थे। हाँ, जीत कर आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान की अपनी अलग मांग पर अड़े हुए थे। उन्हें ये एक संविधान सभा मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो कितने लोग आए पहली बैठक में? सिर्फ 207 सदस्य ही शामिल हुए। अच्छा, अध्यक्ष कौन बना? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष तो चुना नहीं गया था अभी, तो फ्रांस की एक परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। हाँ। सदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छा, 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। इसका क्या महत्व था? ये क्यों इतना खास माना जाता है? ये प्रस्ताव देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसे आप एक तरह से संविधान का विजन डॉक्यूमेंट या मार्गदर्शक सिद्धांत कह सकते हैं। विजन डॉक्यूमेंट। हाँ, इसने एक तरह से खाका खींचा कि आजाद भारत कैसा होगा। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा। इसने सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ खास था? हाँ, बिल्कुल था। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय इलाकों के लोगों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों का संकल्प भी शामिल था। इसने भविष्य के संविधान की जो मूल भावना है, जो दर्शन है, उसकी नींव रखी। और ये पास कब हुआ? इस पर काफी विचार विमर्श हुआ और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। सर्वसम्मति से? जी, ये बड़ी बात है। हाँ, और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित रूप है, वही हमारे संविधान की प्रस्तावना
यानी प्रियम्बल बना। जो हम पढ़ते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे शब्द सीधे वहीं से आते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत दिलचस्प है। फिर 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 3 जून की माउंटबेटन योजना आई, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। इसका सभा पर क्या असर पड़ा? इस अधिनियम ने, जो भारत की आज़ादी और बंटवारे का आधार बना, उसने संविधान सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव किए। क्या थे वो बदलाव? पहला, सभा एक पूरी तरह से संप्रभु सॉवरेन बॉडी बन गई। इसका मतलब ये था कि अब वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी, और अब वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी, बिना किसी बाहरी दबाव के। यानी पूरी आज़ादी। दूसरा बदलाव? दूसरा, सभा एक विधायिका भी बन गई, लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब उसे अब 2 काम करने थे। एक तो देश के लिए संविधान बनाना, जो उसका मुख्य काम था, हाँ। और साथ ही जब तक नया संविधान लागू नहीं होता तब तक देश के लिए आम कानून भी लागू करना, जैसे एक संसद करती है। अच्छा, दोहरी भूमिका। हाँ, तो जब सभा संविधान बनाने के लिए बैठती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब वो विधायिका के तौर पर यानी कानून बनाने के लिए बैठती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते, जो बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। ये व्यवस्था 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान का काम पूरा हुआ, तब तक चली। और तीसरा बदलाव यकीनन पाकिस्तान बनने से जुड़ा होगा। बिल्कुल। जब देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों से चुनकर आए थे, वो संविधान सभा से अलग हो गए। तो सदस्य संख्या कम हो गई होगी? हाँ, काफी कम हो गई। जो मूल संख्या 389 तय हुई थी, वो अब घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश भारत की सीटें 296 से घटकर 229 हो गई, और देसी रियासतों की सीटें भी 93 से घटकर 70 रह गईं। अच्छा, संविधान बनाने के अलावा भी सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए थे इस दौरान? हाँ, कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी किए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता रहेगी या नहीं, इस पर फैसला लिया और पुष्टि की। हाँ। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया। ये तारीख महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 तिरंगे को अपनाया गया। हाँ। ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को अपनाया गया। एक ही दिन, 24 जनवरी 1950। हाँ, संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। और उसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। अच्छा, ये सभी संविधान सभा ने ही किया? जी हाँ। तो कुल कितना समय लगा संविधान को बनाने में? ये अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। करीब 3 साल। हाँ, लगभग। इस दौरान कुल 11 बैठकें, सेशंस हुई, और हमारे संविधान निर्माताओं ने, ऐसा कहा जाता है, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उन्हें परखा। 60 देशों के? हाँ, और उनमें से जो अच्छी बातें थीं, जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थीं, उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया। इस पूरे काम पर उस समय करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 64 लाख रुपए? उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। इतना बड़ा काम अकेले तो हुआ नहीं होगा, समितियां भी बनी होंगी काम को बांटने के लिए। हाँ बिल्कुल, संविधान बनाने का काम बहुत बड़ा और जटिल था, तो उसे आसान बनाने के लिए कई सारी समितियां बनाई गईं। इनमें से 8 तो बड़ी मेजर कमेटियां थीं और बाकी कुछ छोटी माइनर कमेटियां थीं। कुछ बड़ी समितियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, और संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, केंद्र से जुड़े मामले नेहरू जी देख रहे थे। हाँ, फिर प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतों वाले मामले पटेल जी के पास। जी। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन सब में सबसे ज्यादा जिसका नाम हम सुनते हैं वो है प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल, निस्संदेह वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसका खास काम था कि विभिन्न समितियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो प्रस्ताव दिए हैं, उन सब के आधार पर संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष
थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा इसमें और कौन लोग हैं? क्या ये जानना जरूरी है? अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम और उनकी भूमिका सबसे अहम है, ये याद रखना जरूरी है। वैसे इसमें उनके अलावा 6 और सदस्य थे। 6 और? हाँ, जैसे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव जिन्होंने B.L. मित्तर की जगह ली थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और T.T. कृष्णमाचारी जिन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। अच्छा। ये सभी लोग कानून और प्रशासन के क्षेत्र के अनुभवी और जानकार लोग थे। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति ने ही सारे सुझावों को समेटकर संविधान को उसका अंतिम कानूनी रूप दिया। इसमें सर B.N. राव का भी नाम आता है? हाँ, सर B.N. राव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने ही शुरुआती मसौदा बनाने में, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक आधार तैयार करने में बहुत मदद की थी। प्रारूप समिति ने उनके बनाए मसौदे पर ही आगे काम किया। तो प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट कब पेश किया? समिति ने बहुत तेजी से काम किया। उन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। फरवरी 1948। फिर इस ड्राफ्ट को देश की जनता के बीच, प्रेस में, बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा, सुझावों और आलोचना के लिए रखा गया। इसके लिए करीब 8 महीने का समय दिया गया। 8 महीने? ये तो काफी समय है। हाँ, ताकि लोग इसे अच्छी तरह पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी राय दे सकें। लोगों से बहुत सारे सुझाव, शिकायतें, आलोचनाएं मिली। उन सब पर विचार करने के बाद समिति ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। यानी लोगों की राय को महत्व दिया गया। बिल्कुल। प्रारूप समिति ने अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया था और इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। बहुत गहन काम हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ? संविधान पास कैसे हुआ? ये प्रक्रिया क्या थी? तो जब अक्टूबर 1948 में दूसरा संशोधित ड्राफ्ट आ गया, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग या पहला वाचन। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। अच्छा, पहले आम चर्चा। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 1 साल तक इस पर दूसरी रीडिंग चली। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसमें संविधान के हर एक खंड पर, हर क्लॉज पर अलग अलग विस्तार से विचार हुआ। क्लॉज बाय क्लॉज? हाँ, खंडवार। और इसी दौरान हजारों संशोधन प्रस्ताव आए। कहा जाता है कि कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव रखे गए थे। 7000 से ज्यादा? हाँ, हालांकि उनमें से वास्तव में करीब 25,000 पर ही सभा में ठीक से चर्चा और बहस हुई। फिर भी 2500 पर बहस होना मतलब काफी बारीकी से जांच परख हुई। हाँ, बहुत ज्यादा। हर पहलू पर सोचा गया, बहस हुई, तर्क वितर्क हुए। फिर 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग शुरू हुई। इसमें ज्यादातर बहस नहीं हुई, बस डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि सभा द्वारा निर्धारित संविधान पारित किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और ये पास हो गया? हाँ, आखिरकार 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया गया और इसी दिन अध्यक्ष और उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे और उन सब ने हस्ताक्षर किए। यही वो ऐतिहासिक तारीख है, 26 नवंबर 1949, जिसे हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और जिसका जिक्र हमारी प्रस्तावना में भी है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। बिल्कुल सही। यही वो दिन है जब भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से अपने संविधान को अपनाया और इस दिन कुछ जरूरी प्रावधान तुरंत लागू भी हो गए। कौन से प्रावधान? जैसे नागरिकता से जुड़े प्रावधान, चुनाव कराने से संबंधित एक अंतरिम संसद की व्यवस्था, कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन नियम। ये सब 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए। ये इसलिए जरूरी था ताकि देश का काम न रुके और 26 जनवरी की तैयारी हो सके। लेकिन पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस खास तारीख को चुनने का क्या कारण था? 26 नवंबर को ही पूरा क्यों नहीं लागू कर दिया? ये सवाल भी आता है मन में। दरअसल 26 जनवरी की तारीख का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। क्या महत्व है? 1929 में
लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। जी। उसी के बाद ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, 1930 में। हाँ, तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए और उसे एक विशेष महत्व देने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया जिसका अपना चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति था। ये तो थी संविधान के बनने की पूरी कहानी, एक लंबा और महत्वपूर्ण सफर। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया की या खुद संविधान सभा की कभी कोई आलोचना भी हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। और उन आलोचनाओं को जानना भी मुझे लगता है उतना ही जरूरी है जितना कि संविधान बनने की प्रक्रिया को जानना। इससे हमें एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। क्या मुख्य आलोचनाएं रही? एक मुख्य आलोचना ये की जाती है कि संविधान सभा सीधे तौर पर वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी, जैसा कि हमने पहले बात की। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों ने किया था जो खुद सीमित मताधिकार पर आधारित थीं। इसलिए आलोचक कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक प्रतिनिधि निकाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ये बात तो है। और संप्रभुता पर भी कुछ सवाल उठाए गए थे शायद। हाँ, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार की योजना यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था और इसकी बैठकें भी ब्रिटिश सरकार की इजाज़त से होती थीं, इसलिए ये शुरू में एक संप्रभु निकाय नहीं थी। हालांकि जैसा हमने देखा, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद इसे पूरी संप्रभुता मिल गई थी। समय को लेकर भी कुछ कहा गया था, आपने बताया करीब 3 साल लगे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ये बहुत ज्यादा समय है। उन्होंने तुलना की कि अमेरिका का संविधान तो सिर्फ 4 महीने में बन गया था। लेकिन क्या ये तुलना सही है? देखिए, तुलना करना आसान है, लेकिन हमें भारत की विशालता, उसकी जटिल विविधता और उस समय के विभाजन के माहौल को भी ध्यान में रखना होगा। इतने सारे अलग अलग हितों और विचारों के बीच आम सहमति बनाना कोई आसान काम नहीं था। सही बात है। कांग्रेस के दबदबे की बात भी उठती है अक्सर। हाँ, ये भी एक आलोचना है, क्योंकि सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था। करीब 82% सीटें स्वतंत्रता के बाद उनके पास थीं। तो कुछ आलोचकों ने इसे एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा। एक ब्रिटिश विशेषज्ञ हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारतीय संविधान पर काफी काम किया है। उन्होंने तो यहां तक टिप्पणी की कि संविधान सभा एक तरह से कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत था। अच्छा, ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। हाँ, हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस खुद उस समय कई विचारधाराओं का एक मंच थी। और एक आलोचना ये भी सुनने में आती है कि इसमें वकील और नेता ही भरे पड़े थे, आम आदमी का प्रतिनिधित्व कम था। ये आलोचना भी काफी होती है कि सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। इसके कारण शायद समाज के दूसरे वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संविधान की भाषा भी आम आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल, थोड़ी जटिल हो गई। हाँ, कानूनी भाषा समझना आसान नहीं होता। और कुछ ने इसे हिंदुओं का निकाय भी कहा, जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं की सभा कहा था, या विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि ये भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण और आलोचनाएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। बिल्कुल। इन आलोचनाओं के बावजूद संविधान तो बना और आज तक चल रहा है। कुछ और रोचक तथ्य भी हैं शायद इससे जुड़े हुए, जैसे सभा का कोई प्रतीक चिन्ह, कोई मुहर थी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें भी दिलचस्प है। संविधान सभा ने प्रतीक यानी मुहर के रूप में हाथी को अपनाया था। हाथी? अच्छा। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी, और SN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। वो जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी भाषा में ढालते थे। और ये भी कहते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है वो हाथ से लिखा गया था। हाँ, प्रिंटेड नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर और खास बात है। जो मूल संविधान है उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत खूबसूरत इटालिक लिखावट में अपने हाथों से लिखा था। वाओ! किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इसे लिखने के लिए कोई फीस भी नहीं ली थी। बस ये शर्त रखी थी कि हर पेज पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम भी लिखेंगे। ये तो अद्भुत है। और कहते हैं उसमें चित्र भी हैं। हाँ, मूल संविधान को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। इनमें प्रमुख थे नंदलाल बोस और उनके शिष्य ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने हर भाग की शुरुआत में सुंदर चित्र बनाए हैं जो भारत के इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। प्रस्तावना वाला जो पन्ना है उसे भी ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने ही अलंकृत किया था। ये तो वाकई में कलाकृति भी है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है
हिंदी अनुवाद के बारे में, क्या मूल संविधान जब बना तो उसका हिंदी संस्करण भी साथ में तैयार हुआ था? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। मूल संविधान सिर्फ अंग्रेजी में ही तैयार किया गया और पास हुआ था। तो हिंदी में कब आया? हिंदी में प्राधिकृत पाठ मतलब ऑफिशियल ट्रांसलेशन का प्रावधान बाद में जोड़ा गया। ये 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया। अच्छा, काफी बाद में। हाँ, इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 कर जोड़ा गया। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराएं, और ये भी कहता है कि इस हिंदी अनुवाद का वही अर्थ माना जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ का है। अगर कहीं कोई अस्पष्टता हो तो अंग्रेजी वाला पाठ ही मान्य होगा। समझ गई। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की पूरी कहानी। ढेरों चुनौतियों, असहमतियों, बहसों और अंततः एक नए राष्ट्र के सामूहिक संकल्प की एक अद्भुत गाथा। सोचना भी कमाल लगता है कि कैसे इतनी सारी विविधताओं, इतने सारे विचारों को एक कानूनी दस्तावेज में पिरोया गया। बिल्कुल, और ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ सहमति से ही नहीं बनता, उसमें असहमति, बहस, विचार विमर्श की भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा अहम जगह होती है। यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है हम सबके लिए। क्या? कि जिन मफान सिद्धांतों और मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी दूरदर्शिता और मेहनत से हमारे संविधान में स्थापित किया, क्या आज के भारत में हम उन्हें उसी मजबूती से, उसी भावना से जी पा रहे हैं? क्या वो आज भी उतने ही प्रासंगिक और सुरक्षित हैं? इस पर सोचना शायद हमारे समय की एक बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।